हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, मैं एनएमआर के लेक्चर आपको दे रहा था, राइट, बट सीरियल वाइज नहीं देने के बजाय मैं आपको क्वेश्चंस जो सीएसआईआर नेट एंड गेट के क्वेश्चन हैं उनको मैं पहले करा रहा हूँ, क्योंकि सीएसआईआर का एग्ज़ाम आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनली कॉल या फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि यार सीएसआईआर नेट एंड गेट के क्वेश्चंस आप करा दो अभी, क्योंकि अभी करंट आपका एग्ज़ाम आने वाला है। क्योंकि मैं जो सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ थ्योरी से बेस्ड, वो आपका थोड़ा टाइम टेकिंग होगा प्रॉपरली पढ़ाने में। आपका इन क्वेश्चन तक हम उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि नवंबर 3rd वीक में आपका एग्ज़ाम्स है, राइट। तो मैंने भी डिसाइड किया कि यार हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जो प्रोडक्टिव होगा वो आपका क्वेश्चंस बेस्ड ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो ऑलरेडी एनएमआर की टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं। यानी कि जो बिल्कुल फ्रेश बच्चा होगा उसको ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा लेट समझ आए, वैसे तो जनरली आ जाना चाहिए। मैं इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा कि कोई भी अगर नया स्टूडेंट भी देखेगा तो उसके समझ भी बहुत कुछ आ जाना चाहिए, राइट। लेकिन हाँ, वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा बहुत एनएमआर पहले पढ़ रखा है, तो उनको मैं सीएसआईआर नेट या गेट के जो क्वेश्चंस आए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। एनएमआर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इनऑर्गेनिक एनएमआर एंड आपका ऑर्गेनिक एनएमआर दोनों, ठीक है, दोनों के आपके नेट और गेट के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना डियर। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, देखो, इन C13 एनएमआर स्पेक्ट्रम द नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, ओवरऑल क्वेश्चन ये था कि नेट जून 2011 में पूछा गया था कि नंबर ऑफ C13 एनएमआर सिग्नल्स इन कंपाउंड्स में, यानी कि ये आपका ए कंपाउंड है, ठीक है, और ये आपका बी है और ये आपका सी है। मतलब C13 एनएमआर का जनरली देखना, आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ सिग्नल से, ठीक है, कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जो भी आपका गिवन होगा, राइट। जैसे आपका ये है, ये 1 2 3, मतलब यानी कि एक ए कंपाउंड था, बी था एंड सी था। आपसे पूछ रहा था कि नंबर ऑफ C13 सिग्नल्स कितने होंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर हमें कभी भी अगर आपको C13 एनएमआर में अगर आपको सिग्नल्स पता करने हैं तो आप देखते हो कि यार कितने नॉन इक्विवेलेंट आपके कार्बन है। C13 यानी कि यहाँ पर जो C13 होता है, आपको बता दूं, ये आपका एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर होता है। मैंने आपको इनिशियल वीडियो में भी बताया था कि यार एनएमआर एक्टिव के लिए कंडीशन होती है, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपका फ्रैक्शनल होनी चाहिए, या आई की वैल्यू आपका 1 2 3 होनी चाहिए। अगर ऐसे न्यूक्लियर जिनके लिए अगर आपका आई की वैल्यू अगर आपका 0 होती है तो वह एनएमआर आपके इनएक्टिव होते हैं, राइट। क्योंकि उसमें जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे न्यूक्लियर कोई भी आपका उनमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसका, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो ना ही अलाइन होते हैं और ना ही उसके अपोजिट जाते हैं, मतलब उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो C13 आपका एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर होता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई फॉर C13 इज 1/2, राइट। तो भैया यहाँ पर आपका C13 पीक्स कितनी होंगी, यानी कि जितने नंबर ऑफ आपका अनसिमेट्रिक यानी कि नॉन इक्विवेलेंट आपके कार्बन होंगे। देखो, अगर ए कंपाउंड की बात करता हूँ तो चलो ब्रिज एट से स्टार्ट करते हैं। देखो, इस कंपाउंड को जब हम देख रहे हैं तो जैसा कार्बन ये है वैसा ही आपका ये वाला है, यानी कि जैसा कार्बन ये है 1 वैसा ही आपका ये भी होगा। तो इसको भी मैं 1 दे रहा हूँ और इसको भी 1, यानी कि ये दोनों कार्बन आपके आइडेंटिकल हैं, यानी कि C13 में इनका केमिकल शिफ्ट सेम होगा, यानी कि ये 1 है और ये भी आपका 1 होगा। अब देखो, ये 2 2 2 एंड 2, यानी कि देखो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर जो CH2 है वैसा ही ये भी CH2 है, वैसा ही आपका ये है, वैसा ही ये, मतलब CH2 यहाँ पर आपके ब्रिज हेड कार्बन के नेक्स्ट वाला क्या है, CH2। ये CH2 भी तो ब्रिज हेड कार्बन के नेक्स्ट पे है और ये वाला भी सेम है, ये वाला भी। तो चारों CH2 के लिए, 4 CH2 के लिए, इनकी जो 4 CH2 कार्बन है उनके लिए आपका सेम केमिकल शिफ्ट होगा, यानी कि इसलिए मैंने यहाँ पर लेवल कर दिया 2 2 2 2 से, ठीक है, या 1 1, ये आपका 1 1 था, ये 2। अब देखो, ये CH2 अलग से, क्योंकि ब्रिज एट से 1 2 2 कार्बन दूर है, यानी कि ये आपका 3, यानी कि पहले वाले कंपाउंड्स में कितने नंबर आए आपके 3। आपको कभी भी C13 सिग्नल्स अगर काउंट करने हैं तो आप नंबरिंग करोगे, ठीक है। तो ये 1 1, फिर आपका 2 2 2 2, ठीक। क्यों मैंने 2 सेम नंबर क्यों दिया, क्योंकि आइडेंटिकल है, ठीक है। फिर ये आपका 3, ये आपका 3, यानी कि पहले वाले में आपका 3। अब देखो, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। क्या ऑप्शन फर्स्ट ए हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 5 दे रखा है। हाँ, ऑप्शन बी आपका
फर्स्ट में आपका 3 है, इनके ऑप्शन बी आपका हो सकता था, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है CSIR में, ठीक है। आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। देखो मैंने एक ही कंपाउंड के C13 पीक निकाले तो मेरे 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, यानी कि अब मैं 50-50% में चले गया, यानी कि या बी आंसर होगा या आपका डी आंसर होगा। आप नेक्स्ट वाले में जाओ, देखो नेक्स्ट कंपाउंड है आपका ये। अब यहाँ पर भी बी वाले में भी ब्रिज वाला जैसा ये है वैसा ही आपका ये भी है, तो 1-1, ठीक। और आपका फिर जैसा ये CH2 है वैसा ही ये भी है और वैसा ही ये भी है ये। अब देखो यहाँ पर ये जो CH2 है ना, यहाँ पर एग्जैक्टली आपका सेम है, ये CH2 और ये CH2 सेम है इन CH2 का जैसा, यानी कि यहाँ पर 2 ही नंबर आपका यहाँ पर भी आएगा, यानी कि ओवरऑल इसके लिए जो सिग्नल है वो आपका सेकंड वाले के लिए वो 2 आएंगे, इनके 3 और 2। अब देखो डी वाले ऑप्शन में भी आपको 3 और 2 दिख रहा है, राइट। अब देखो यानी कि आपको सी ऑप्शन में जाना ही पड़ेगा, या आपका 8 हो सकते हैं या आपके 5 हो सकते हैं, तो आप सी वाले ऑप्शन में जाओगे। देखो बी वाले ऑप्शन को मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ। देखो बी वाला ऑप्शन ऐसा है, कुछ ये कुछ ऐसे कंपाउंड है, ठीक है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ से ब्रिज है और यहाँ से ब्रिज है, जैसे ये CH2 और ये CH2 है वैसे यहाँ पर आपका इस तरीके से एक CH2 यहाँ पर होगा, एक CH2 यहाँ पर होगा, यानी कि जैसा इन्वायरमेंट इस CH2 और इस CH2 का है वैसा ही यहाँ पर प्रेजेंट इस CH2 एंड दिस वन, इन सभी CH2 का इन्वायरमेंट एक है, इसलिए मैंने आपका सेम नंबर दिया, यानी कि द C13 NMR सिग्नल ऑफ दिस कंपाउंड विल बी व्हाट 2, राइट। अब देखो डी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन में देखना है आपको। देखो ब्रिज वाले तो सेम है, तो 1-1 ऐसे दे दिया, ये 1-1 होंगे, ठीक है। और ये आपका अलग से है ब्रिज के नियरेस्ट, ये आपका ये 1-1 है तो ये आपका 2 होगा, ठीक है। ये आपका 1-1 एंड आपका ये 2, ठीक। अब देखो ये CH2 और ये CH2, ठीक है, ये तो आपका 1-1 है और ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3, ठीक है, 3-3 एंड आपका ये 4 और ये आपका 5, यानी कि देखो ये 1-1 सेम था, ये आपका 2 है। अब यहाँ पर आपका 3 देखो, ये CH2 ये CH2, तो ये आपका डिफरेंट होगा 3, क्योंकि ये CH2 के पास में है, तो ये 3-3, ये आपका 4 और ये आपका 5, यानी कि ऑप्शन विल बी बी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका बी, यानी कि आपको कंपाउंड को इमेजिन करना आना चाहिए, यानी कि आपको सिमेट्री पता चलनी चाहिए कि यार कंपाउंड का इन्वायरमेंट कैसा है। तो इसके लिए कोई तरीका नहीं है, बाकी आपको कंपाउंड्स को लिखना है कॉपी में, आपको देखना है कंपाउंड को इमेजिन करना है, थोड़ी देर तक देखना है और देखना है कि यार कितने आइडेंटिकल हैं और कितने नॉन आइडेंटिकल हैं, यही एक तरीका होता है, राइट। जब तक आपको विजुअलाइज नहीं करोगे, कंपाउंड्स को देखोगे नहीं, 3D में थोड़ा सा स्टीरियो उसकी देखोगे नहीं, तब तक आपके ये नंबर ऑफ सिग्नल्स आप नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आपको बार बार ऐसे ही कंपाउंड बार बार पूछे जाते हैं वैसे, ठीक है, बहुत अलग सा कोई कंपाउंड नहीं आता है, राइट। तो नेक्स्ट है आपका इन द F19 NMR स्पेक्ट्रम PF5 द नंबर ऑफ सिग्नल एंड मल्टीप्लिसिटी एट रूम टेम्परेचर। ये भी आपका नेट जून 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यार जो PF5 का मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ और मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, दो चीज़ें, एक तो मल्टीप्लिसिटी, दूसरा आपका नंबर ऑफ सिग्नल। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रूम टेम्परेचर। अगर ये रूम टेम्परेचर नहीं होता, अगर लो टेम्परेचर होता, माइनस में टेम्परेचर होता या बहुत कम टेम्परेचर होता, तो वहाँ पर कंडीशन कुछ और होती। लेकिन रूम टेम्परेचर में क्या होता है, देखो PF का जो मॉलिक्यूल है ऐसा होगा, PF मॉलिक्यूल, PF की ज्योमेट्री कैसी होती है, PF5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये आपका TBP है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक पिरामिड आपका ये बनना है और दूसरा पिरामिड आपका ये बनना है, और 3 फ्लोरीन ये वाले जो फ्लोरीन है ये वाले होते हैं इक्वेटोरियल, ठीक है, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल फ्लोरीन। और ये वाला क्या है, FA एंड FA, 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ट्राइगोनल TBP ज्योमेट्री में आपने देखा होगा, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं और 3 आपके इक्वेटोरियल होते हैं, राइट। तो होता क्या कि यार रूम टेम्परेचर में इसका बिहेवियर होता है फ्लक्सुअलिटी बिहेवियर, यानी कि ये आपका रूम टेम्परेचर में इतना जल्दी ये इंटरचेंज होते हैं
एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाता है और इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाता है, यानी कि एनएमआर में हम एट रूम टेम्परेचर में एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, एक्सियल फ्लोरीन और इक्वेटोरियल फ्लोरीन को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रोटेशन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो आइडेंटिकल होते हैं 5 के 5 जो फ्लोरीन है फॉस्फोरस के पास, ये सभी क्या हो जाते हैं आपके आइडेंटिकल हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। किसका? टेम्परेचर का, राइट। तो यानी कि मैंने बोला कि सारे के सारे जो फ्लोरीन है उनका इन्वायरमेंट सेम है, यानी कि सिग्नल सभी के लिए क्या आएगा, फिर एक सिग्नल आएगा, यानी कि सिग्नल पूछ रहा है, यानी कि आंसर होगा आपका 1। कब पूछा था? नेट जून 2011। देखो क्वेश्चन कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा, राइट। तो आपको इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। तो आपका मैंने आपको बोला कि यार देखो एक चीज़ और, TBP ज्योमेट्री एंड आपका PBP ये नोट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो ज्योमेट्री के कंपाउंड्स होते हैं वो फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, वो क्या दिखाते हैं आपका फ्लक्स। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कौन से कंपाउंड आपके फ्लक्सोनियल बिहेवियर दिखाएंगे, तो आई थिंक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था कुछ, तो TBP और PBP। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल कंपाउंड्स आपके जनरली फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करते हैं एट रूम टेम्परेचर या एट हाई टेम्परेचर, राइट। तो नंबर ऑफ सिग्नल तो मैंने आपको बोला कि यार नंबर ऑफ सिग्नल आपका 1 होगा। मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2ni प्लस आपका 1। यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, और I है आपका इसमें एक्टिव जो न्यूक्लियर की वैल्यू होती है, यानी कि जो एक्टिव न्यूक्लियाई है यहाँ पर फॉस्फोरस, तो ये एक ही टाइप के हैं तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और आपका I होगा आपका 1/2 + 1, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? ये आ गया आपका 2, यानी कि क्या मिलेगा आपका डबलेट, यानी कि 1 और 2 आंसर होगा, यानी कि इसी को मल्टीप्लिसिटी हम कह सकते हैं, आपका डबलेट आपका आंसर होगा। ठीक है, सिग्नल आएगा 1 और मल्टीप्लिसिटी होगी आपका डबलेट। तो राइट आंसर जो भी मैंने सारे ऑप्शन यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन आप मैच कर लेना कि नेट जून 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, PF5 में नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड मल्टीप्लिसिटी पूछा था, तो ये क्या होगा आपका सिग्नल्स आपके 1 आएंगे और आपका मल्टीप्लिसिटी आपका डबलेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो अगेन द नंबर ऑफ पीक इन प्रोटॉन डिकपल्ड C13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है प्रोटॉन डिकपल्ड। एक्चुअली प्रोटॉन को, क्योंकि देखो अगर मैं CH3 CH2OH बोलूँ तो यहाँ पर अगर मैं प्रोटॉन डिकपल्ड C13 NMR बोलूँगा तो प्रोटॉन डिकपल्ड यानी कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हम पीक नहीं देख रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो आपके NMR एक्टिव होता है, वरना हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इस कार्बन को कपल करेगा, क्योंकि ये C13 होगा तो NMR एक्टिव है और ये तो एक्टिव है ही, तो प्रोटॉन को हम डिकपल करते हैं, मतलब प्रोटॉन आपका कार्बन के साथ कपल नहीं करता है, तो हमें केवल कार्बन की पीक मिलेगी, इसलिए हम डिकपलिंग कराते हैं फॉर रिजोल्यूशन पर्पज, राइट। तो इसलिए लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको केवल यहाँ पर कार्बन पे फोकस करना है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कार्बन 13 NMR पे पूछा जा रहा है, यानी कि आपको कार्बन 13 पे ही आप ये मान के चलो कि यार ये सारे के सारे कार्बन 13 है, क्योंकि वो आपसे कार्बन 13 कंसिडर करके बोल रहा है कि ये इस मॉलिक्यूल में कितने आपके नंबर ऑफ पीक्स होंगे, राइट। तो अब आपको इसमें कुछ बेंजीन है ना, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, कुछ इनकम्प्लीट तो नहीं है क्वेश्चन। यस, ये आपका नेफ्थलीन था, बेंजीन की जगह आपका नेफ्थलीन होगा, सॉरी ये आपका नेफ्थलीन था। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स पूछे हैं, ठीक है, किसमें? कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम में। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखो ए में आपका 4, 6, 8, ये तो अब बात की बात है, पहले हम निकाल लेते हैं। देखो आपको अगेन वही चीज़ करनी कि अनसिमेट्रिकल आपके कार्बन देखें, नॉन इक्विवेलेंट कार्बन आपके जो 13 होंगे वो अलग अलग पीक दिखाएंगे और सिमेट्रिकल वाले इक्विवेलेंट वाले सेम पीक। तो आपको आइडेंटिकल देखने हैं। अगर मैं यहाँ से नंबर करता हूँ तो ये वाला कार्बन है, ये वाला, आपको ये मतलब नहीं है। अगेन बहुत कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे कि यार इसको छोड़ देते हैं,
ऐसा कार्बन जिस पर हाइड्रोजन नहीं है उसको छोड़ देते, लेकिन कार्बन 13 में तो आप काउंट करोगे ना। अगर वो हाइड्रोजन की पीक कहता, अगर 1H NMR पूछता तो हम वहाँ पर ऐसे कार्बन को काउंट नहीं करते जिस पर हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो क्या, यहाँ पर तो हमें कार्बन 13 पूछ रहा है, तो ऐसे कार्बन को भी काउंट करोगे जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, राइट। तो क्योंकि C13 NMR तो वो दिखाएगा ना, तो ये 1 है, तो जैसा ये वाला कार्बन है वैसा ही इन्वायरमेंट इसका भी है, तो मैंने 1 1 दे दिया। अब देखो ये 2 2 2, ठीक, तो ये 1 1 और ये आपका 4 आपके 2 हैं, और आपका नेक्स्ट क्या होगा, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, ये 3। अब देखो 2 के बगल में आपका 3 है, तो ये भी तो एज इट इज है ना, तो 3 3 3, यानी कि नैफ्थलीन के मॉलिक्यूल में जो कार्बन का इन्वायरमेंट है, 3 टाइप के कार्बन है, C13 है, यानी कि ये 3 आपके C13 सिग्नल देगा। यानी कि देखो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है क्योंकि इसमें 3 है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो यानी कि 2 ऑप्शन चले गए। यानी कि इससे क्लियर कट है, अगर आपका परफेक्शन बहुत अच्छा है तो आप ऑप्शन को एक ही मॉलिक्यूल के C13 पीक निकालने से आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, कुछ भी नहीं करना है, राइट। अब नेक्स्ट देखो, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका C13 पूछा गया है, ESR पीक भी पूछता है। ESR में भी लगभग आपको यही ऐसे ही आपको देखना होता है कि नॉन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट देखने होते हैं, राइट। तो ये है, लेकिन वहाँ पर आपका 2Ni+1 इंटू 2Ni+1 आपका फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप इस पर फोकस करना। देखो अगेन, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कहाँ से नंबर करना है, आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है। जैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि यार देखो मैं ब्रिज से गया, मुझे लगा कि सिमेट्री देखी, मैंने विजुअलाइज किया कंपाउंड को, मैंने देखा कि यार ये 1 और ये भी 1 होगा, ठीक है, एक जैसे हैं। अब मैं इधर को देख रहा हूँ, इधर भी पूरा कंपाउंड एक ही जैसा है और इधर भी एक ही जैसा है। अगर मैं इधर जाता हूँ, इसको 2 देता हूँ, इसको 2, तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में जाऊँगा, ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी आपका 3 होगा, ये भी 3 होगा, ठीक है। फिर ये आपका 4 है और ये भी आपका 4 है, ये आपका 4 है, ये भी आपका 4 है। यानी कि एंथ्रासीन में 4 टाइप के नॉन इक्विवेलेंट कार्बन होंगे, यानी कि फर्स्ट वाला नैफ्थलीन में 3 एंड एंथ्रासीन में आपका 4। देखो 3 एंड 4। अब देखो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए तो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुका था, ऑप्शन था सी एंड बी। यहाँ 3 एंड 4 है, यहाँ 3 एंड 5 है, तो सी तो ऑप्शन हो नहीं सकता। वैसे तो आंसर आ ही चुका है, बट हम फिर भी जाएंगे इस पे। देखो कितने आएंगे आपके, देखो आप यहाँ से स्टार्ट करो 1, तो ऐसा ही तो सेम यहाँ भी है, तो ये भी आपका 1 होगा। अब ये आपका 2 है, ये भी 2, तो ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। अब आपका देखो ये चीज़ 3 3 3 3, ठीक है। अब ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है। देखो 4 4 हो गया। अब बचे कौन, ये ब्रिज वाले, ठीक है। तो 4 हो गया, ये 5, जैसा ये कार्बन है ये वाला वैसा ही आपका ये भी है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। यानी कि आंसर विल बी व्हाट 3 4 5। देखो 6 तो आएंगे ही नहीं, 6 बड़ा मॉलिक्यूल है करके उसके सारे पीक नहीं देगा वो, ठीक है। यानी कि आइडेंटिकल वाले तो सेम केमिकल शिफ्ट में पीक देंगे ना, तो इसलिए 5 ही होगा, 3 4 5। देखो नैफ्थलीन, एंथ्रासीन और आपका ये पेंटर, ये आपका इस टाइप का पायरीन टाइप, पायरीन हम बोलते हैं इसको, तो इसमें आपके 5 हैं, राइट। नेक्स्ट देखो एक और वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड भी C13 के केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि यार जो प्रोटॉन NMR है, प्रोटॉन NMR का जो केमिकल शिफ्ट है, अगर हम उसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1H NMR केमिकल शिफ्ट, ठीक है। इन जनरल मैक्सिमम जगह क्या होता है, अगर मैं C13 में केमिकल शिफ्ट निकालता हूं तो मैं 20 से 1H NMR के केमिकल शिफ्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अप्रॉक्सीमेटली C13 NMR का केमिकल शिफ्ट निकलता है। लेकिन ये सभी जगह लागू नहीं होता है, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स में जनरली आपका फिट नहीं बैठता है। तो इसलिए खास तौर पर कुछ फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है C13 है, आपको याद रखना है, जो एग्जाम में जनरली पूछा गया है, राइट। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर जैसे जो क्वेश्चन पूछा था नेट जोन 2012 में, उसने पूछा था कि यार इसको मैच करो, ठीक है। एसिडिक एसिड है, एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो अब सबसे पहले तो आपको कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। एसिडिक एसिड जब आप बनाओगे तभी आपको एक रफली एक आइडिया पता चलेगा, ठीक है।
ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, ठीक है, 95, 115 से 175, 205। देखो क्योंकि C13 केमिकल शिफ्ट का जो स्केल होता है वो ज़्यादा होता है ना, वो 20 से स्टार्ट होता है एंड 300 तक हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिकल शिफ्ट की रेंज बहुत बड़ी होती है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के कंपाउंड है। अभी आप इनऑर्गेनिक एनएमआर या फिर मेन ग्रुप एनएमआर देखोगे तो वहाँ पर आपका 3000 तक भी आपका केमिकल शिफ्ट जाता है। तो स्केल डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, हम 1H एनएमआर का स्केल देख रहे थे तो 0 to 12 तक होता है, ठीक है, डेल्टा में, राइट। तो भैया यहाँ पर क्या है, एसिडिक एसिड। आप सबसे पहले तो देखो, आपको बिल्कुल याद रह जाना चाहिए, एसिडिक एसिड में वो जनरली किसका पूछ रहा है, इस C का, जो ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी है, ये आपका इस वाले कार्बन का है, एसिडिक एसिड है। नेक्स्ट आपका एसीटोनाइट्राइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है। एसीटोनाइट्राइल होता है आपका CH3CN, ये आपका CH3CN, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका एसीटोनाइट्राइल। नेक्स्ट आपका एसीटोन, एसीटोन आपका CH3C डबल बॉन्ड और CH3 होता है। नेक्स्ट आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो आपको पता ही होगा CClO4। तो यहाँ पर इस कार्बन का केमिकल शिफ्ट पूछ रहा है, यहाँ पर आपका कार्बोनिल वाले कार्बन का, यहाँ पर आपका इसका और यहाँ पर आपका इसका। तो ये था, आपको मैच करना है, जस्ट आपको मैच करना है। तो एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का जो केमिकल शिफ्ट होता है 1175 अप्रॉक्सीमेटली यही होता है, बिल्कुल याद रख लो इसको, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोनाइट्राइल आपका, पहले आप एसीटोन देख लो। देखो एसीटोन की जो C13 में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है ना, वो लगभग जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना आपके, सबसे ज़्यादा एसीटोन की होती होगी, ठीक है। तो 205 से 220 के अराउंड हम कह सकते हैं। तो एसीटोन आपका, एसीटोन का जो CO है, ये वाला C, ये आपका 205 को मैच करेगा, ठीक। अब है आपका एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल होता है आपका, एसीटोनाइट्राइल में इस कार्बन का जो केमिकल शिफ्ट है वो 115 है, ठीक है। अब बचा आपका क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि इसका आपका, इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड में जो ये कार्बन है इसका होता है आपका 95, राइट। तो ये है 95, ये 115, ये 175, ये 205। मैंने आपको बोला कि 205 एसीटोन के कार्बोनिल कार्बन का होता है, ठीक है। और एसिडिक एसिड में जो कार्बोनिल वाला C है उसका आपका 175 के अराउंड होता है। कभी कभी ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे दे सकता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको ये याद होगा, आप 4 ऐसे ही याद रख लो, 4-5 और आपको याद रखने हैं, आपका काम चल जाता है, ठीक है। एग्जाम में उससे ज़्यादा बाहर जनरली पूछता नहीं है, ठीक है। ये कॉमन कंपाउंड है जो हमें आने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन, इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर लिखा नहीं है, आप इसको मैच कर लेना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर देख लेना, मैच कर लेना, राइट। अब नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ C13 NMR सिग्नल्स ऑफ 2 पायरीन डायोल्स, यानी कि A एंड B। देखो A और ये A कंपाउंड है और ये आपका B कंपाउंड है, इसके लिए आपको वही C13 NMR सिग्नल्स आपको पूछ रहा है। तो अगेन देखो कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी और भी क्वेश्चन है C13 NMR से रिलेटेड, तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि यार C13 NMR कितना इंपॉर्टेंट है। वो भी ओनली नंबर ऑफ सिग्नल्स आपसे पूछ रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कंपाउंड्स को विजुअलाइज करना है और नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट C13 आपको देखने हैं और पीक से निकालनी है, राइट। तो अगेन हम देखते हैं, देखो ये 1, तो ये भी 1, ये 2, ये 2 है, तो ये भी 2 होगा, ठीक है। अब देखो ये जैसा है, ये 3, तो ऐसा ही आपका ये भी है 3। फिर अगेन आपका ये 4 है, ये भी 4 है, तो एग्जैक्टली ये भी आपका 4 ही होगा, ये भी आपका 4 ही होगा, राइट। और ये आपका 5 और ये आपका 5, यानी कि पहले वाले के लिए, A वाले के लिए आपका कितने आ रहे हैं, A वाले के लिए जो C13 पीक है वो आ रहे हैं आपके 5 टाइप की आपका C13 है। अब B वाला देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने देखो थोड़ा सा वर्टिकली अच्छे से बनाया है। जो आपका पेपर था, पेपर में थोड़ा सा इसको ना ऐसे हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा मतलब क्रॉस में बना रखा था, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है। अब देखो अब तो ऑनलाइन हो गया, तो आपको अपने इमेज बनानी, थोड़ा विजुअलाइज करना है कि यार क्रॉस में ही उसको वर्टिकली मान लो, तब जाके आप सिमेट्री देखो कि यार कौन कौन से आपके एक जैसे हैं। अगर आपको नहीं बन रहा तो आप एक बार जो पैड मिलता है आपका, उसमें एक बार जल्दी से बना लो और आराम से आप नंबर ऑफ सिग्नल्स आप निकालो, क्योंकि जल्दबाजी में गलत करने से बेटर है कि एक बार आप कंपाउंड को ड्रॉ करके आप नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट था आपका ये। अब देखो यहाँ पर ये और ये आइडेंटिकल नहीं है, क्यों नहीं है, देखो
1 2 3 4, यहाँ फोर्थ नंबर पे OH आ रहा है 1 2 3 4, लेकिन अगर मैं इसको 1 और इसको 1 बोलता हूँ तो ये आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 3 4, यहाँ 4 में आ रहा है तो यहाँ 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, राइट। तो इसलिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन डिफरेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये 1 होगा, ठीक है, और ये 2 होगा, ठीक, और ये वाला आपका 3 होगा, ठीक है, और ये वाला 4 एंड ये वाला 5, ठीक, 5 एंड ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है, और ये वाला देखो, ये वाला कार्बन अलग है, यहाँ ये 9 है क्योंकि ये देखो 6 से जुड़ा है, ये 6 से जुड़ा है, जबकि ये 3 और 3 से जुड़ा है, तो ये 9 है, तो ये आपका क्या होगा 10 होगा। और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा, क्योंकि OH के लिए तो ये तो C13 है, यहाँ पर तो कार्बन है नहीं, तो OH तो हम काउंट करेंगे नहीं, और ये प्रोटॉन NMR पूछ नहीं रहा है, तो हम C13 पे फोकस कर रहे हैं। तो टोटल नंबर कितना आया? 10 आया, यानी कि एक A वाले में 5 सिग्नल होंगे और B वाले में कितने होंगे आपका 10, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन था उस ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन आपका C रहा होगा, ठीक है। तो आप देख लेना, यानी कि A में आपके 5 सिग्नल होंगे, C13 सिग्नल, और B में आपके 10। ये अगेन बोल रहा हूँ, ये C13 सिग्नल है, प्रोटॉन सिग्नल नहीं है। प्रोटॉन सिग्नल भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आपका प्रोटॉन सिग्नल निकलते हैं। वहाँ पर हम प्रोटॉन का इन्वायरमेंट देखते हैं, वहाँ पर हम C13 नहीं देखते, वहाँ पर हम किसको देखते हैं? प्रोटॉन का इन्वायरमेंट देखते हैं। जितने नॉन इक्विवेलेंट आपके प्रोटॉन्स होंगे उतने टाइप के आपके सिग्नल्स मिलते हैं, राइट। थैंक यू।